हाँ तो भैया हमने देख लिया कि संघात्मक व्यवस्था होती क्या है, संघ क्या है, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है। अब हमें देखना है कि भारत में कैसी व्यवस्था है, संघात्मक एकात्मक। एकात्मक भी हमने देखा, एकात्मक और संघात्मक में अंतर देखा, थोड़ा थोड़ा देख लिया। देखिए अब मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है कि भारत में कैसी व्यवस्था है। अगर उसकी विशेषता बता दी तो इतना तो समझ जाना चाहिए। संघात्मक व्यवस्था की व्यवस्था बताने के, विशेषता बताने के बाद आप समझ जाएंगे कि भारत में भी संघात्मक व्यवस्था ही है। कैसे, क्या क्या विशेषता थी। पहली क्या थी कि द्विस्तरीय सरकार हो। द्विस्तरीय तो यहां तो होती ही है ना, द्विस्तरीय क्या, यहां तो कई होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी, उसके अलावा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद स्थानीय निकाय है। स्थानीय निकाय में क्या क्या, नगर पालिका, पंचायती राज, पंचायतें होती हैं गांव में, शहरों में नगर पालिका, नगर परिषद इत्यादि है ना। तो द्विस्तरीय तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो द्विस्तरीय के बाद क्या था कि एक ही नागरिक समूह पर वो शासन करेंगे। दूसरा था हमारा क्या, बिल्कुल कर रहे हैं, एक ही नागरिक पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी शासन कर रही है, एक ही पे पंचायतें कर रही हैं, उसी देश पे, उसी गांव पर, उसी क्षेत्र पर, उसी पर स्टेट गवर्नमेंट के भी नियम लागू हो रहे हैं, ठीक। दूसरा क्या था कि इसका संवैधानिक उल्लेख हो। तीसरा संवैधानिक उल्लेख, सभी का उल्लेख संविधान में मिलता है। जब हम संविधान देखेंगे तो उसमें विभिन्न आर्टिकल्स में सभी का उल्लेख मिलता है। जैसे कि अगर हम देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लगभग मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उल्लेख हमें मिलता है। अगर राष्ट्रपति को भी इंक्लूड करें तो 52 से। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का, नगरीय निकायों का भी उल्लेख है, जो कि वो छोटी छोटी चीजें हैं। नगरीय निकाय आर्टिकल 243 में, ठीक है। खैर ये आपके काम की चीज नहीं कि आर्टिकल किसमें है, छोड़िए। बस ये जानिए कि सभी का संवैधानिक उल्लेख है। अदालतों के पास पावर, ठीक है। तो ये तो आप अगर न्यूज़ थोड़ा बहुत देखते हैं तो समझते ही हैं कि अदालतों के पास कितनी पावर है। फिर भी जानिए, किसी भी तरह का विवाद होता है स्टेट में और सेंट्रल में, तो सॉल्व उसे कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसे सॉल्व करती है। राजस्व का स्रोत, कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट। जैसे जीएसटी में देखे तो एक लगती है जीएसटी, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती है और ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए। कभी आप बिलिंग करवाइए कहीं पर तो देखेंगे उसमें जीएसटी दो तरह की लिखी होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लेती है, एक स्टेट गवर्नमेंट जो जीएसटी लेती है। हालांकि इकट्ठा करने के बाद उन्हें अलग अलग दिया जाता है। उसके बाद क्या था हमारा, हाँ तो कितने हो गए, अदालतें हो गई, कौन कौन सा हो गया था हमारा, द्विस्तरीय सरकार हो, ठीक है, अदालतें हो गई। उद्देश्य तो भैया देख ही रहे हो, भारत की एकता, ठीक है। अब क्या कि भारत तो सही, देखिए विशेषताएं सारी फॉलो करता है, तो भारत संघात्मक देश तो है, ये कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा बचा क्या, हाँ तो हमें देखना क्या है कि भारत में संघीय व्यवस्था है कैसी। देखिए भारत की संघीय व्यवस्था और जगहों की संघीय व्यवस्था से थोड़ा सा अलग है। हमारे यहाँ हिंदी में तो शब्द संघ ही यूज किया जाता है, लेकिन इसे कहते नहीं हम फेडरल कंट्री नहीं कहते, इसे कहते हैं यूनियन। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या भैया, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है वो यूनियन है, समूह है, संघ नहीं समूह है। अब संघ और समूह में बहुत माइन्यूट अंतर होता है, ये कभी विस्तार में समझेंगे यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या है। तो अभी तो यही समझिए कि इंडिया फेडरल कंट्री है। यहाँ पे फेडरेशन कैसा है, हमने दो तरह का फेडरल व्यवस्था देखी थी, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर। तो भारत में भैया सीधी सीधी बात है, कमिंग टुगेदर तो नहीं है। अलग अलग राज्यों ने आके एक देश नहीं बनाया। पहले हमने क्या किया 1948 में,
एक देश था, देश बनाया हमने, उसमें से अलग अलग राज्य बने, उसमें से अलग अलग राज्य बने, जैसे देखेंगे आप। तो अब इसको समझने के लिए देखते हैं राज्य बने कहाँ बने, कैसे बने, सब समझते हैं। तो भारत पहले बात तो, और उसके अलावा क्या था, हाँ पावर जो थी हमारी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे यहाँ पर। यूनियन लिस्ट एक होती है हमारे पास, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। इसे कहते हैं संघ सूची, संघ सूची, इसे कहते हैं राज्य सूची, इसे कहते हैं समवर्ती सूची। अब देखिए इसमें होता क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है। तो सबसे पहले तो जानिए, अभी जो फेडरेशन में हमने कहा था, बताया था पहले कि ये तय होता है कि कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी संविधान द्वारा, कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, कौन सा काम दोनों का है, या कौन सा काम उसके नीचे के निकाय देखेंगे, ये भी तय होता है, ठीक है। तो संघ सूची में वो विषय हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जैसे क्या है, रक्षा है, विदेशी मामले हैं, ठीक है, परमाणु ऊर्जा है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का सब विषय है। दूसरा क्या है, राज्य सूची, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है, रक्षा, टोटल 97 विषय हैं इसके संघ सूची के, विदेश, परमाणु ऊर्जा, आपने कभी परमाणु ऊर्जा मंत्री राज्यों में नहीं सुना होगा, ठीक है, रक्षा मंत्री राज्यों में नहीं होते, विदेश मंत्री राज्यों में नहीं होते, ठीक है। और राज्य सूची क्या है, पुलिस है, ठीक है, सबसे पहले तो यही जान लीजिए, पुलिस है जो आंतरिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम करती है, पुलिस है वो। व्यापार है, ये सब चीज़ें यहाँ की हैं राज्य, क्योंकि व्यापार देखिए अंतर्राज्यीय भी होता है, तो इसलिए व्यापार इसमें है। उसके अलावा हाँ, समवर्ती सूची जो सभी का विषय है, दोनों का, राज्य और केंद्र जिस पर दोनों ध्यान देंगे, वो क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब चीजें जो हैं ये राज्य का भी विषय है और केंद्र का भी विषय है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कौन सी पावर किसके पास है। हाँ, तो 97 सब्जेक्ट्स हैं, 97 विषय ऐसे हैं, 97 एरियाज जिस पर संघ कार्य करेगा, केवल संघ। 66 ऐसे हैं, 66 जिस पर राज्य काम करता है, और 47 ऐसे हैं, 47 जिस पर दोनों काम करेंगे मिलकर। इसके बाद हम क्या देख रहे थे, हाँ, इंडिया में फेडरलिज्म क्या था, इसमें राज्यों का से मिलकर कैसे इंडिया बना है, या फिर इंडिया ने कैसे राज्यों को बनाया, ये देख रहे थे ना। देखते हैं, अगर हम 1947 के इंडिया को देखें, हम देखते हैं बहुत राज्य नहीं थे, बहुत छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े राज्य थे, बहुत ज़्यादा राज्य नहीं थे। ये थी मद्रास, इसे कहते थे असम, यह था संयुक्त प्रांत, इधर था बिहार, इधर था मध्य प्रांत, यह था मध्य भारत, इधर था जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजपूताना, इस तरह के क्षेत्र थे, ठीक है। तो देखिए मद्रास ही जो है, अगर इसी को ले लें मद्रास को ही, तो मद्रास में बहुत से स्टेट आ जाते थे, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये सब इसी में आ जाते थे मद्रास में। अब हमारे पास कितने राज्य हैं टोटल, उस समय हमारे पास लगभग जब देश बना, संविधान लागू हुआ, तो 14 राज्य थे, केवल 14 स्टेट्स। अब हमारे पास कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये बने कैसे, राज्यों को बनाने का आधार क्या रहा। ये राज्य बनाने का 2 आधार हो सकता है, एक तो वहां की संस्कृति हो, जन समुदाय के जो लोग, अभी हमने उसमें समझा था बेल्जियम में, अगर एक ही तरह के लोग हैं तो उनकी समस्या एक तरह की होगी, और दूसरे तरह के लोग हैं
तो इनकी समस्या दूसरे तरह की होगी ना। यही समस्या हमने केरला और श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका में देखी थी। एक तरह के लोग की समस्या एक तरह की, दूसरे तरह के लोग की समस्या दूसरे तरह की। तो अब ये किस आधार पर डिवाइड किया जाएगा किसकी समस्या किस तरह की होगी? या तो उसकी संस्कृति के आधार पर, कल्चर के आधार पर। क्योंकि देखिए कल्चर से बहुत कुछ निर्भर करता है कल्चर पे। बच्चा जन्म लेने के बाद सीधा संविधान नहीं पढ़ता, अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से जो सीखता है वही उसका कल्चर है। तो उसी के आधार पर उसकी समस्या होती है। किसी किसी कल्चर में पढ़ाई किसी किसी कल्चर में पढ़ाई बहुत लेट शुरू की जाती है, किसी किसी कल्चर में शुरू में ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, मतलब 2.5-3 साल का हुआ बच्चा तभी। तो ऐसे समझिए समस्या भी कल्चर के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। उसके अलावा जो यहाँ पर समस्या भारत में आई, बहुत बड़ा देश है, ठीक है, तो इतने बड़े देश में भाषाएं भी अलग अलग तरह की बोली जाती है ना। यहाँ की भाषा अलग होगी, यहाँ की, और आप देखेंगे इसका जियोग्राफिकली भी देखें तो बहुत वेरी करता है। कहीं यहाँ पहाड़ है, यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, फिर से इधर का क्षेत्र देखेंगे बिल्कुल अलग है, यहाँ की मिट्टी अलग है, यहाँ के पहाड़ अलग है, इधर बर्फ पड़ रही है, इधर गर्मी पड़ रही है। इतने बड़े देश में ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो हमने समस्या क्या आई, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद से ही या यूं कहें उसके पहले से ही एक समस्या जो आ रही थी, भारत को भाषाई आधार पर बांटने की, लिंग्विस्टिक बेस पे भाषाई आधार पर भारत को विभाजित कर दिया जाए, राज्य जो बनाए जाए भारत के, चूंकि राज्य बनाना तो था ही, वो क्या हो, उसका बेस क्या हो, लिंग्विस्टिक बेस हो। अलग अलग राज्य जो बनाए जाए उनका आधार हो भाषा, जहां पर अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें अलग अलग राज्य बना दिया जाए। तो सबसे पहले जो समस्या आनी शुरू हुई वो होती है आंध्र प्रदेश को लेकर, यानी मद्रास को लेकर। ये जो मद्रास वाला क्षेत्र था, यहां पर समस्या आनी शुरू होती है कब, 1952 में, जब संविधान लागू हुआ। तो ऐसा कुछ वहां पर था नहीं। इसके लिए देखिए कई समितियां बनी थी, 3 समितियां बनी थी, जिनमें से एक थी धर समिति, धर समिति बनी। भारत में कुछ भी हो, इस पर समितियां कई बनती हैं, ठीक है। धर समिति बनी थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर अगर बांटते हैं लोगों को तो फिर से वही सोचो कि देखिए किसी तरह तो लोगों को इकट्ठा किया गया था, किसी तरह इकट्ठा करके एक देश बनाया गया। अब वहां पे फिर से वही समस्या आ सकती है कि लोग अपने आप को भाषा के आधार पर अलग अलग मानने लगे। भारत के ना आजाद होने, भारत को इंडिपेंडेंट होने में इतना समय क्यों लगा, क्योंकि लोग अपने आप को अलग अलग मान रहे थे। तो यही समस्या फिर आ सकती थी। तो इसलिए धर समिति ने कहा नहीं, ये तरीका गलत है, भाषा के आधार पर नहीं बांटेंगे। फिर एक समिति बनी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जेवीपी समिति से कहते हैं, जेवीपी। इन्होंने भी कहा कि नहीं, नेहरू थे, पटेल थे, ठीक है। इन्होंने भी कहा नहीं, भाषा के आधार पर अगर बांटेंगे तो भारत फिर से कई टुकड़ों में बंट जाएगा, भाषा के आधार पर बांटना उचित नहीं होगा। लेकिन क्या होता है भैया, एक आंध्र प्रदेश के एक नेता थे, या मद्रास से कहें, उस समय तो मद्रास है ना, पोटिश्रीविल्लु, इन्होंने श्रीविल्लु जो थे, ये पोटिश्रीविल्लु, इन्होंने क्या किया, 1952 में कहा कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य चाहिए, हम नहीं रह रहे इनके साथ। इन्होंने क्या किया, 1952 में 56 डेज का, 56 दिन का आमरण अनशन किया। अनशन भैया बहुत बड़ी चीज है। अनशन के आधार पर गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, कांड नहीं कहेंगे उसे, काम कहेंगे, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अभी जैसे देखिए 56 दिन का इन्होंने उपवास रख लिया, कहा कि ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। और 56वें दिन क्या हुआ, भारत सरकार तो झुकी नहीं, क्योंकि सरकार का मामला क्लियर था कि अगर भाषा के आधार पर बांटा
तो भाई फिर से वही समस्या होगी, अलग अलग सब हो जाएंगे, फिर से उतनी ही समस्या आने वाली है। लेकिन क्या हुआ, 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। ये सब बातें लिखने की नहीं, समझने की, केवल समझ लीजिए 56वें दिन ये मर गए। और मरने के बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई, जिसके लिए सरकार ये जिससे बचाव के लिए सरकार बांटना नहीं चाह रही थी, वही समस्या यहाँ पर आई कि 56वें दिन ये मर गए, जिससे वहाँ के लोग उग्र हो गए, थोड़ा दंगा वंगा होने लगा, मारपीट होने लगी। तो फिर नेहरू जी ने क्या किया कि एक और समिति बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। 1953 में ये समिति बनी, जिसे कहा जाता है फजल अली। इसमें 3 लोग थे, इसके अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए इसे कहते हैं फजल अली समिति, फजल अली समिति। और इन्होंने कहा, फजल अली जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे, इन्होंने कहा कि ठीक है आप भाषा के आधार पर बांटिए, लेकिन उसका बेस सिर्फ भाषा नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। क्योंकि भाषाएं भारत में कितनी, लगभग 1300 बोलियां भाषाएं बोली जाती हैं, अगर बांटा तो 1300 राज्य हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषा नहीं होनी चाहिए, उसका बेस एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो इसलिए फजल अली जी की जो ये समिति से कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1956 में, और 1956 में ही भाषाई आधार पर राज्य में सबसे पहले तो जब ये यहाँ पर दंगे होने लगे, तभी आंध्र प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। कब, 1953 में एक राज्य तो भाषाई आधार पर बन गया था। तो क्वेश्चन होता है कि पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बना तो ये था भैया आंध्र प्रदेश। उसके बाद इन्होंने फजल अली समिति ने ये रिपोर्ट दी, इसके बाद कई राज्य बने। क्योंकि देखिए एक आप बनाओगे तो समस्याएं, और इधर गुजरात में कहा कि गुजरात नहीं था उस समय, मुंबई ही था, तो इन्होंने कहा कि नहीं हम अलग रहेंगे। और भी कई राज्यों में ऐसी मांगे उठ रही थी, लेकिन उतनी स्ट्रांग उनकी बात नहीं थी। ज़्यादा समस्या यहाँ पे हुई जब इनकी मृत्यु हो जाती है नेताजी की। तो ऐसे ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा, फजल अली समिति ने, कि आप भाषाई आधार पर बनाइए, लेकिन सिर्फ उसका आधार भाषा नहीं होना चाहिए, उसका आधार होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन भी। क्योंकि भाषा के आधार पर तो बहुत टुकड़े हो जाएंगे, फिर बहुत इस क्षेत्र को बहुत भागों में बांट दिया जाएगा। तो बनाया गया राज्य पुनर्गठन किया गया 1956 में, और कई राज्य बन गए उस समय। तो अब जो हम वर्तमान स्वरूप भारत का देखते हैं 28 राज्यों वाला, ये इसी आधार पर बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे। तो भाषाई आधार पर बनाना कोई मामूली बात नहीं थी, बहुत कुछ उसके लिए हुआ है। सबसे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, जो हमें जानना है। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब बनते गए धीरे धीरे। अब 28 राज्य बन चुके हैं। उसके बाद हमें पढ़ना क्या है भैया, कि भारत में फेडरलिज्म हमने देख लिया कैसे भारत कैसे फेडरल है, यहाँ पर राज्य कैसे बने, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर राज्य बनने के बाद क्या कुछ होता है।